नमस्कार बच्चों, आज हम बीए फाइनल थर्ड ईयर वालों को हिंदी पढ़ाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि अभी तक हम पढ़े हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें 4 काल पढ़े, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और अब है आपका आधुनिक काल। जैसे आदिकाल के बारे में उस दिन बताए थे आपको, प्रकरण कौन कौन सी रचनाएं होती थी, और भक्तिकाल में आप आ गए। भक्तिकाल को भी आप जानते हैं, ये तो कहिए समझा देते हैं इसको फिर दोबारा। भक्तिकाल इसमें भी था सगुण और निर्गुण। सगुण निर्गुण कहा गया है कि जब विपरीत परिस्थितियां आई, निर्गुण सगुण में राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति शाखा थोड़ा थोड़ा करके बता देते हैं, क्योंकि आदिकाल उस दिन विस्तार से बताए थे बीए फाइनल वालों को। और निर्गुण में है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, जैसा कि ज्ञानाश्रयी और दूसरे हैं प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी प्रेमाश्रयी आदिकाल वीर गाथा काल कहा गया। कहते हैं कि किसी कवियों का मानना है, कुछ लोग का मानना था कि युद्धों से पराजित मनोस्थितियों में जब कुछ भी नहीं मिलता तो ईश्वर का गुणगान, उसी समय एक सहारा मिला और यहीं से भक्ति काल का विकास हुआ। आदिकाल में ही कुछ जैसे सिद्धनाथ जैन भक्ति के लक्षण दिखाने लगे। योग मतलब भक्ति परक रचनाएं उस समय होती थी। फिर एक बार भक्ति काल में देखिए सगुण और निर्गुण, सगुण जिसका साकार रूप हो, निर्गुण जिसका निराकार रूप हो। सगुण में आएंगे जैसे राम भक्ति शाखा, कृष्ण के जो अनुयायी हैं और राम जो दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं, और इनका जो साकार रूप है और जो इन पर आधारित जो इनके रचनाकार हैं वो आएंगे आपके सगुण काल में। सगुण भक्ति शाखा में आएंगे आपके तुलसीदास हैं, तुलसीदास, और कृष्ण में आएंगे आपके सूरदास। ये ईश्वर का साकार रूप, इन्होंने कृष्ण का साकार रूप का वर्णन किया है, कृष्ण की भक्ति की है, और इन्होंने राम की भक्ति की है तुलसीदास ने, इन्होंने साकार रूप का वर्णन किया है। और वहीं आप आ जाइए ज्ञानाश्रयी में। ज्ञानाश्रयी में हैं आपके कबीर दास भी हैं, जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की बारे में बताया, ज्ञान का उपदेश दिया। कबीर दास भक्ति, इन्होंने भी परमात्मा, आत्मा परमात्मा के बारे में बताया। और प्रेमाश्रयी कवि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने प्रेम आख्यान, प्रेम के द्वारा जो कथा लिखी उसके माध्यम से परमात्मा को बताया। इन्होंने इनके जो ब्रह्म है योग साधना के माध्यम से ईश्वर को पाना, अनुभूति से प्राप्त करना, और ये है कि साक्षात उनके गुण द्वारा उनको प्राप्त करना। ये है भक्ति काल की विशेषता। भक्ति काल की विशेषता यही थी, ईश्वर की उपासना, आराधना, वंदना। और आप इसके बाद है रीतिकाल, लेकिन आज आपको हम समझाएंगे आधुनिक काल। थोड़ा सा बता देते हैं इसके पहले। रीतिकाल को भी डिवाइड किया गया था, ये कई वीडियो में हम बताए हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस है। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बताया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, और आपके थर्ड ईयर में आपकी बुक ही आ गई है हिंदी साहित्य के इतिहास, इसमें बताना होगा। रीतिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल में है आपके 3 रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, और फिर है रीति मुक्त, रीति मुक्त। अब देखिए रीतिबद्ध में जो रीति की परंपराओं को बांध कर जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का रचना की, जिसमें आए हैं केशवदास मोतीराम,
केशवदास का नाम आप जानते हैं, जिनकी रचना रामचंद्रिका, कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया केशवदास को। मतीराम जो आपके सिलेबस में है, आप जानते होंगे इनको, केशवदास को। रीति सिद्ध कवि, एकमात्र रीति सिद्ध कवि जिन्होंने सिद्धि पाली हो, इसमें गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी। और फिर हैं आपके रीति मुक्त में घनानंद। घनानंद की पंक्ति होगी, एक दूसरे आक नहीं, तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लला, मन लेहु पर देहु छटाक नहीं। देखिए घनानंद जो हैं, इन्होंने स्वच्छंद रूप से, मुक्त रूप से जो रचनाएं की, रीति मुक्त कवि के अंतर्गत इतने कवि आते हैं। ये रीतिकाल का था। अब देखिए इनको बारी बारी से आपको समझाएंगे, लेकिन इधर देखिए रीतिबद्ध बन के और रीति सिद्ध इन्होंने पा लिया अलंकार काव्य का प्रयोग कि गागर में सागर भरने वाले कवि। और फिर इसके बाद हैं आपके रीति मुक्त, स्वच्छंद रूप से जिन्होंने रचना की, मुक्त होकर जिसने रचना की, वो रीतिबद्ध में आते हैं, रीति मुक्त में आते हैं वो कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम। अब इसके बाद आप आ जाइए, आपका मेन पॉइंट था आधुनिक काल। आधुनिक काल में प्रगतिवाद। आधुनिक काल, आधुनिक काल, जिसमें आप देखिए पहले हैं भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावाद, फिर है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, कविता, समकालीन कविता, समकालीन कविता। देखिए अब इसमें जैसे भारतेंदु युग में जब आधुनिक काल आया, आधुनिकता आती है, नई सोच आती है, नई विकास, नई तरीके की काव्य शैली वर्णन हुआ, रचनाएं हुई। देखिए भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग की विशेषता कि भारतेंदु युग में सबसे पहले तो रचनाएं, काव्य जो होता था ब्रिज भाषा में और गद्य जो होता है खड़ी बोली में, और द्विवेदी युग में काव्य और गद्य दोनों खड़ी बोली में होता है। छायावाद, जैसा कि आपने देखा द्विवेदी और भारतेंदु युग को समझा दिया गया था अगले वीडियो में। छायावाद में भी बता दिया गया था यहाँ तक आपको कि ये छायावाद जो था वो स्वच्छंद कल्पनाओं को, इन्होंने कहा कि उस समय रहस्यवाद और वेदना करुणा था, उस समय विरहानुभूति थी छायावाद में, वेदना करुणा और विरहानुभूति, रहस्यानुभूति थी। और उससे उठ करके अब आ गया है आपका प्रगतिवाद, जिसे साम्यवाद या मार्क्सवाद भी कहा गया है। अब देखिए तीन, इसको अगली वीडियो में बता दिया गया था छायावाद तक, अब आपका आ गया प्रगतिवाद। आधुनिक काल में प्रगतिवाद, प्रगतिवाद नाम से ही कहता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना या अग्रगामी सोच, अग्रगामी सोच,
देखिए, प्रगतिवाद ऐसा देखा कि छायावाद में वीरानुभूति, रसानुभूति और करुणा का था समय। उससे आगे बढ़कर प्रगतिवाद, जिन्होंने मतलब प्रगति, आगे बढ़ना, प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ना या अग्रगामी सोच का वर्णन होता है। प्रगतिवाद में कहते हैं कि राजनीति में जब साम्यवाद व मार्क्सवाद की धारणा आई, राजनीति में जब साम्यवाद और मार्क्सवाद की धारणा आई, उसी की छाया को हम हिंदी साहित्य में क्या कहते हैं? प्रगतिवाद कहते हैं। अब देखिए, प्रगतिवाद में था कि कवियों ने प्रगति, नई नई सोच और नई नई सोच का विकास हुआ। और इसमें देखिए, जो प्रेमचंद थे, उन्होंने दर्शन में जिसे मार्क्सवाद या समाजवाद कहते हैं, उसे ही हम हिंदी में साहित्य में क्या कहते हैं? प्रगतिवाद कहते हैं। इसकी पृष्ठभूमि वैश्विक घटना है, विश्व की घटना है। और कहते हैं कि वहाँ शासन लैनिन बना, उसने दुनिया में अनेक देशों में बौद्धिक स्तर पर इसको आंदोलन चलाया। एक पहला अधिवेशन जो 1936 में हुआ था, जो प्रेमचंद उसमें कहते हैं कि प्रगति संघ लेखक की स्थापना प्रेमचंद ने की। उनके वक्तव्य से ही कहते हैं वहीं से प्रगतिवाद की शुरुआत हुई। वो प्रगतिवाद कहते हैं कि पहला अधिवेशन 1936 लखनऊ में हुआ। इसका प्रधान अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद बने और यहीं से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मानी गई, यहीं से प्रस्थान बिंदु माना गया। और इलाचंद जोशी ने विशाल भारत में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था कि छायावाद का विनाश क्यों हुआ, और उसी में उन्होंने प्रगतिवाद के बारे में लिखा है। और 1938 में पंत ने रूपाव पत्रिका में प्रगतिवाद का समर्थन किया। रूस की लाल सेना ने लोगों के मन में इसके प्रति विद्रोह का भाव शुरू हुआ। प्रगतिवाद धारा को रोकने का प्रयास विशाल भारत के माध्यम से अज्ञे ने किया। अज्ञे जैसा देखते हैं कि आप प्रयोगवादी कवि हैं। उन्होंने कहा कि इसकी कुछ विशेषता थी। प्रगतिवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो सामूहिक चेतना को यथार्थवादी दृष्टि और संघर्ष, शोषित और शोषक की द्वंद्व की चर्चा होती थी प्रगतिवाद में। देखिए, इसकी विशेषता है, पहला है कि पूंजीवाद का विरोध, विशेषता में होगा विशेषता। देखिए, पूंजीवाद का विरोध, पूंजीवाद का विरोध। प्रगतिवादी कवियों ने पूंजीवादी लोगों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि धन पे सामान्य सभी का अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस पे प्रगतिवादी कवि के पास कहे कि विशेष दृष्टि होनी चाहिए, और जिसे वर्ग छेदन प्रधान कहते हैं। आप देखिए, पूंजीवाद पर विरोध इन्होंने नागार्जुन ने भी किया। और दूसरी विशेषता है शोषण के प्रति विद्रोह, शोषण के प्रति विद्रोह। शोषण, प्रगतिवादी कवि कहता है कि शोषण के प्रति विद्रोह की भावना इनकी कविता में दिखाई देती है। इनकी कविता में कहीं शोषण के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। इन्होंने कहा कि जैसा कि ईश्वर के धर्म में अनास्था और नर निर्माण की लालसा भी कहा। कहते कि परिवेश और प्रकृति के प्रति लगाव था, और ऐतिहासिक चेतना थी कि राजनीतिक सामाजिक वास्तविकता का बोध, जो ऐतिहासिक चेतना का बोध है। कहते कि प्रगतिवाद में कविता और राजनीति का घनिष्ठ संबंध है। नागार्जुन की एक कविता थी जिसमें इन्होंने कहा ऐतिहासिक चेतना, ऐतिहासिक चेतना। ऐतिहासिक चेतना, जिसमें इन्होंने कहा कि राजनीति सामाजिक वास्तविकता का बोध, जो ऐतिहासिक चेतना का बोध है। इसमें राजनीति कहते हैं कि कविता और राजनीति का बहुत घनिष्ठ संबंध है। आप देखेंगे नागार्जुन की एक रचना है शासन की बंदूक, जिसमें इन्होंने कहा कि सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। उन्होंने इस पर व्यंग किया कि ऐसे लोगों की सत्य स्वयं घायल हो गया और अहिंसा जैसे खत्म हो गई हो, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। शासन जो था, जैसा था, कहीं भी अपना काम करिए, अहिंसा
समाप्त करिए, कभी किसी की मार मत सहिए। शोषण के प्रति विद्रोह, उन्होंने कहा कि जो कोई तुम्हारा शोषण कर रहा है तो उसको विद्रोह करो, ये न कि उसको सहो। और इन्होंने कहा ईश्वर और धर्म पर अनास्था। इन्होंने कहा कि प्रगतिवादी कवियों ने कहा ईश्वर के प्रति अनास्था, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्म करो। ईश्वर के प्रति अनास्था, इन्होंने पूजा धर्म पे कम विश्वास किया। इन्होंने कहा कर्म करिए, बल्कि ईश्वर उसी को कहते, ईश्वर मानते हैं जब आप कर्म करेंगे। इन्होंने नव निर्माण की लालसा, नारी सम्मान, नवीन दृष्टिकोण, आजकल का जो युवा है उसकी प्रगतिवादी सोच मिलती है लगभग। इसमें इन्होंने कहा नवीन दृष्टिकोण, क्योंकि हमारा जाति पात, ऊंच नीच ये सब नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म होना चाहिए, लोगों का चरित्र व्यवहार होना चाहिए। कि उन्होंने नई सोच की कि वही जाति पात से ऊंचा नीचा नहीं होगा। इन्होंने नई आगे बढ़ने के लिए छुआछूत की भावना को हटाया। कहते परिवेश और प्रकृति के प्रति लगाव। केदारनाथ अग्रवाल, जिसे हम प्रकृति का कुमार कहते हैं, कटीली प्रकृति का कुमार कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि और केदारनाथ अग्रवाल को कटिल कुमार का प्रति कहता है। प्रकृति और परिवेश और प्रकृति के प्रति लगाव था। परिवेश व प्रकृति के प्रति लगाव, प्रकृति के प्रति लगाव। देखिए प्रगतिवाद की विशेषता, कहते हैं कि इन्होंने, अगर आप देखिए कटीली प्रकृति का कुमार केदारनाथ अग्रवाल का है, जिसमें बसंती हवा आप कविता सुने होंगे कि चढ़ी पेड़ महुआ थपाथम मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में को, बसंती हवा मैं हवा हूँ। आप सुने होंगे इस कविता को। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, इन्होंने कहा कि प्रगतिवाद का कवि कठिन अंधकार को भयानक निराशा में भी एक प्रकार की सकारात्मक भावना रखता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण प्रगतिवादी कवि था जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। वो कहीं विपरीत स्थितियों में भी उसका सही न सही निवारण ढूंढ लेता था, उसे सकारात्मक नजरिए से देखता था। अब देखिए इसका है दूसरा है कि सामाजिक यथार्थ दृष्टि, मानवीय संबंधों में समानता। उन्होंने कहा कि विश्व बंधुत्व का महत्व होना चाहिए, मानवीय संबंधों में समानता, मानवीय संबंधों में समानता, संबंधों में समानता। उन्होंने कहा कि हमारा जो मानवीय संबंध वो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत नहीं होना चाहिए, हम लोग समान होने चाहिए। इन्होंने कहा कि बिना भेद किए सभी मनुष्यों में समानता नहीं आती। संघर्ष में स्त्री पुरुष समान महत्व की चीज है। नागार्जुन के काव्य का नायक संत गरीबदास है, जो हरिजन गाथा में उस शिशु का भविष्य बांटता है। आप देखेंगे लिखा है उसमें कि होगा यह भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से, इसके साथ ही वह संघाती। उन्होंने मानवीय संबंधों में समानता बताई है कि एक दूसरे से समान संबंध अगर बनेगा तभी समानता आएगी। और भविष्योन्मुखी दृष्टि, प्रगतिवादी कवि का भविष्योन्मुखी दृष्टि,
भविष्योन्मुखी दृष्टि। देखिए यहाँ कवि, प्रगतिवादी कवि जो हैं भविष्य के प्रति कहते हैं कि प्रगतिवादी कवि तथा शिष्टवादी नहीं है, वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नहीं है, वह वांछित दिशा में परिवर्तन कल्पना करता है। नागार्जुन और मुक्तिबोध ने दोनों ने शोषितों में शक्ति देखा है और उन्होंने कहा कि अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। उन्होंने कहा कि जब तुम अपना कर्म करोगे, जब तक अस्त्र नहीं उठाओगे, उसके प्रति अपना कर्तव्य नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा भविष्य उन्मुख नहीं होगा। ऐसा कहा कि काव्य शिल्प था। प्रगतिवादियों ने कथा की बजाय कथ्य पर बल दिया। देखिए काव्य शिल्प में है, काव्य शिल्प प्रगतिवादी कवियों ने देखिए कथा पर न देकर कथ्य पे, कहने वाले पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध ने लंबी कविता को महाकाव्य संगठन दिया। केदारनाथ अग्रवाल और शिव सिंह सुमन गीत महत्वपूर्ण है। प्रगतिवाद नागार्जुन ने 3 दिन रात कविता में लय का विन्यास किया। ये कवि समय के साथ चलने का आकांक्षी है। इस प्रकार प्रगतिवादी कला संसार को बदलने का नाम दिया। इन्होंने छायावाद को वायवी कल्पना से कहा। प्रगतिवादी जो हैं उन्होंने कहा कि इन्होंने नवीन दृष्टिकोण था, नारी सम्मान के प्रति इनका जो भाव था कि नारी को सम्मान देना चाहिए, बाकी सभी में है ऐसा, लेकिन उनकी नया मतलब कि अग्रगामी सोच, एक नई सोच थी कि स्त्रियों को भी आगे आना चाहिए, बराबर काम करना चाहिए, बराबर शिल्प। कहते कि अंधविश्वास जो था उससे भी पर्दा हटाए कि अंधविश्वास को नहीं मानते थे, धर्म को नहीं मानते थे, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव ऐसा प्रगतिवादी कवियों में दिखाई दिया। उन्होंने सिर्फ कर्म पर बल दिया कि कर्म ही करना है और इन्होंने कहा कि हमारी कसौटी पर केवल कर्म ही आगे आएगा। अगर हम कर्म करेंगे तभी हमारा जो भविष्य है वो कैसा होगा, अच्छा होगा। और इन्होंने देखिए शोषण के प्रति विद्रोह, जो अगर शोषित वर्ग था, शोषण जिस पर होता था, उस पर विद्रोह की भावना ऐसे कवियों ने उत्पन्न हुई और उन्होंने उसकी रचना की। आप प्रगतिवाद के लक्षण कुछ कुछ छायावाद में ही दिखाई देते हैं। जैसे निराला की एक रचना थी वह तोड़ती पत्थर, उसमें प्रगतिवाद की ही सोच है। और वह तोड़ती पत्थर और सुमित्रा नंदन पंत की युगधारा, युगवाणी, ये सब उन्हीं की यहाँ भी प्रगतिवाद के लक्षण दिखाई देते हैं। अब आप आ जाइए कि विश्व बंधुत्व का महत्व, ऐसा भी प्रगतिवादी में था कि विश्व बंधुत्व का महत्व दिखाई दिया गया। और इसके देखिए कुछ कवि हैं कि प्रगतिवादी कवि में हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, मुक्तिबोध, त्रिलोचन और कई कवि हैं। प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जिनको आधुनिक युग का कबीर भी कहा गया है। आधुनिक युग का कबीर, आधुनिक युग का कबीर नागार्जुन जो हैं इनको आधुनिक युग कबीर कैसे कहते थे, एकदम व्यंग्यात्मक करके सही ढंग से ज्ञान के द्वारा लोगों को बताते थे, कठोर वर्ण का यूज करते थे। वैसे ही नागार्जुन में भी वो भावधारा दिखाई देती थी। ये अपनी रचनाओं में अपने जो सहयोगी थे या सभी को यात्री या धात्री नाम से बुलाते थे, ऐसा संबोधन करते थे नागार्जुन। और इनके बारे में प्रगतिवाद में और हैं केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। जैसा कि देखते हैं कि ये यात्री थामी नाम से काव्य रचना करते थे। इन्होंने मैथिल भाषा में साहित्य जगत में प्रवेश किया। सबसे पहले ये साहित्य जगत में आए तो कौन सी भाषा लिखते थे, मैथिल भाषा, मागाज करके इन्होंने एक रचना की है, 17 मागाज। और देखिए, और इन्हें मैथिली काव्य पत्रहीन मागाज 1968 में साहित्य अकादमी
पुरस्कार मिला पत्रहीन मागाछ पे 1968 में। मागाछ जो मैथिल भाषा में है, रचना पर 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अकादमी पुरस्कार नागार्जुन को आधुनिक युग का कवि, मैथिल कोकिल, पहले साहित्य जगत में मैथिल भाषा में इन्होंने प्रवेश किया। पत्रहीन मागाछ जो 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। खड़ी बोली की इनकी कविता राम के प्रति शीर्षक से है। खड़ी बोली की एक कविता है राम के प्रति। खड़ी बोली में कविता है राम के प्रति शीर्षक में देखिए, खड़ी बोली में एक रचना है राम के प्रति शीर्षक में इन्होंने किया। और युगधारा, खून और शोले, प्रेत का बयान, सतरंगे पटखों वाली, प्यासी पथराई आँखी, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसा भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। ऐसी ये रचनाएं इनकी नागार्जुन की हैं, जो प्रगतिवादी कवि हैं। दूसरे कवि हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल केदारनाथ अग्रवाल केदारनाथ अग्रवाल। अब इनके विषय में देखिए कि इन्होंने प्रगतिवादी कलात्मक कवि हैं। इन्होंने प्रकृति का किसानी चित्रण किया है, इसीलिए इन्हें कटीली प्रकृति का कुमार कवि कहा गया है। और इन्हें अपूर्वा काव्य संग्रह पर 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपूर्वा काव्य संग्रह पर, अपूर्वा काव्य संग्रह पर, काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिला। अपूर्वा काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब इसके बाद आते हैं आपके, देखिए इनकी कुछ रचना है। युग की गंगा, लोकवालोक, समय समय पर, देश की कविताएं, जमुना जल तुम, माँ प्यार की थापें, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बसंती हवा, नींद के बाद, कहे केदार, खरी खरी, खजुराहों के मंदिर। अब हैं त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री त्रिलोचन शास्त्री। देखिए, त्रिलोचन शास्त्री इन्होंने हिंदी में सॉनेट्स का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सॉनेट्स का इन्होंने हिंदी में सॉनेट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
प्रथम प्रयोग किया था। इन्होंने सानेट का सबसे पहले सर्वप्रथम हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। त्रिलोचन शास्त्री के बारे में देखिए, यह 8 और 6 की पंक्ति से बना अंग्रेजी भाषा का छंद है, जिसमें कवि स्वयं से प्रश्न करता है और स्वयं ही उत्तर देता है। सानेट का मतलब होता है ये 8-6 की पंक्ति से बने अंग्रेजी भाषा का छंद है। 8-6 पंक्ति से बना अंग्रेजी का छंद है। अंग्रेजी का छंद है जिसमें कवि स्वयं ही प्रश्न लिखता और स्वयं ही उत्तर देता है। सानेट्स का मतलब होता है जिसमें कवि स्वयं से प्रश्न करता है और स्वयं उत्तर देता है। त्रिलोचन ने अवधि में बरवै छंद का प्रयोग किया। इसके काव्य का नायक नगही मेहरा है। कुछ इनकी रचनाएं हैं: धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, गीत गंगा, अरदास, ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन 1881 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ताप के ताए हुए दिन आपके ताए हुए दिन पर 1881 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ताप के ताए हुए दिन में 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1981 में है। 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनका आखिरी रचना अमोला थी, जो बरवै छंद में लिखी गई है। अब कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शिवमंगल सुमन है, रांगे राघव हैं और शमशेर बहादुर सिंह। और देखिए, शमशेर बहादुर सिंह उन्होंने हिंदी में गजल लिखा है। शमशेर बहादुर शमशेर बहादुर, जिनका बचपन का नाम कुलदीप गजल लेखक हैं शमशेर बहादुर। और कुलदीप गजल लेखक शमशेर बहादुर सिंह देहरादून के जाट परिवार में 3 जनवरी 1911 में पैदा हुए थे और वास्तविक नाम इनका कुलदीप सिंह है। इनके आदर्श कवि निराला थे। ये निराला को अपने आदर्श कवि मानते थे। इनके आदर्श कवि निराला हैं। इनके आदर्श कवि निराला हैं शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने सर्वप्रथम पंथ की पत्रिका रूपाब में नौकरी की। इसके बाद 1940 में बनारस से त्रिलोचन के साथ कहानी का संपादन किया और मुक्तिबोध ने इनके बारे में कहा कि शमशेर एक एक्सप्रेशनिस्ट कलाकार हैं। शमशेर को बाद का कवि, कवियों का कवि और मोर्स का कवि कहा गया है। शमशेर बहादुर सिंह को देखिए, इनको कई उपाधियां दी गई। बात का कवि, कवियों का कवि,
या मूर्ख का कवि, मूर्ख का कवि कहा गया। शमशेर बहादुर सिंह को बात का कवि, कवियों का कवि, मूर्ख का कवि कहा गया। इनकी रचनाएं देखिए बहुत याद भी हो जाएंगी आपको। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। और चुका भी हूँ नहीं मैं, 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। चुका भी हूँ नहीं मैं, चुका भी नहीं मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं। इसमें देखिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1977 में। चुका भी हूँ नहीं मैं, सॉरी, चुका भी हूँ नहीं मैं, हूँ नहीं मैं, नहीं मैं। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए चुका भी हूँ नहीं मैं, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1977 में। और कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, तीन ही रचना सबसे ज़्यादा याद होगा। एक है कुछ कविताएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कुछ और कविताएं। कविताएं इनकी रचनाएं हैं। शमशेर बहादुर सिंह ये गज़ल लेखक थे, गज़ल भी लिखते थे। और अब आ जाइए मुक्तिबोध। मुक्तिबोध आपके सिलेबस में इनकी कविता है, अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी कविता है कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, एक कदम रखता कि 100 राहें फूटती। देखिए इसे पीयूष गोयल ने सांसद में गाया था और उनको बहुत सम्मान मिला था। देखिए मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध पूरा नाम है इनका गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कहते हैं देहरादून, ये शिवपुर मुरैना ग्वालियर में पैदा हुए। और मुक्तिबोध का महत्व फैंटेसी शिल्प के कारण है। फैंटेसी का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है कल्पना चित्र। जब हम किसी घटना या कल्पना या तथ्य को लिखते हैं वही हमारा फैंटेसी, कहते हैं कि इसमें फैंटेसी शिल्प के कारण है। और मुक्तिबोध ने आज़ादी के बाद की स्थिति को अपने काव्य में जगह दी। नामवर सिंह ने लिखा कि मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है। और प्रभाकर ने कहा मुक्तिबोध की कविता लावा है। और रामविलास ने कहा मुक्तिबोध की कविता आरक्षित जीवन की कविता है। काव्य संग्रह इनका है चांद का मुँह टेढ़ा, जो 1964 में था। अब भूरी भूरी खाक धूल। इनको मुक्तिबोध की कविताओं की व्याख्या में नामवर सिंह ने अंधेरे में कविता की व्याख्या की, जिसमें कहा कि इनकी कविता अस्मिता की खोज है, यह आज़ादी के बाद का स्वाति का दस्तावेज है। एक है काव्य संग्रह इनका कि चांद का मुँह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक दिल। चांद का मुँह टेढ़ा है, चांद का मुँह टेढ़ा है, टेढ़ा विस्तार से सभी कवियों को बताएंगे, अब थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। अब भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल। देखिए भूरी भूरी ये काव्य संग्रह, इसमें कई कविताएं आती हैं। एक 1964 है, एक का समय 1980, 1964 और 1980। देखिए
मुक्तिबोध की रचनाएं हैं और इनकी कविता को अस्मिता की खोज कहा गया है। यह आज़ादी के बाद का समय है। और फिर इसके बाद कई कवि आते हैं। ठीक है, देखिए आगे बच्चों प्रगतिवाद के बारे में, जैसा कि हमने बताया अभी कि प्रगतिवाद का अभिप्राय उस साहित्य आंदोलन से है अथवा उस वाद से है जिसमें प्रगति मतलब आगे बढ़ना। जब साहित्य अपनी प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़कर समय के साथ कदम ताल करता है तो उसे ही हम प्रगतिशील कहते हैं, प्रगतिशीलवाद कहते हैं, प्रगतिवाद कहते हैं। देखिए इसमें प्रगतिवाद होता है जिसमें मानव को उसकी यथार्थ दशा में अवगत कराने की प्रेरणा दी जाती है। उसकी यथार्थ दशा आखिर में तुम्हें क्या करना है, इसकी जो प्रेरणा दिला जाती है कि मानव को उसकी यथार्थ दशा में अवगत कराने की ही प्रेरणा दी जाती है। प्रगतिवाद का उद्देश्य साहित्य में यथार्थवाद की स्थापना करना ही है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि साहित्य में यथार्थवाद की स्थापना। अब देखिए प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 ईस्वी से माना जाता है और कवि हैं प्रगतिवाद के केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगेय राघव और त्रिलोचन शास्त्री। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि कटीली काव्य प्रकृति का कवि कहा गया। नागार्जुन आधुनिक युग के कबीर और रामविलास शर्मा जिन्होंने निराला की साहित्य साधना रचना की है। शिवमंगल सुमन, रांगेय राघव, त्रिलोचन शास्त्री जिन्होंने सानेट का पहली बार प्रयोग किया था हिंदी साहित्य में। और फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था, इसको प्रगतिवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था माना गया है और प्रगति संघ लेखक की स्थापना शुरू में 1935 पेरिस में हुई थी। जे फॉरेस्टर इसके अध्यक्ष थे और थे। फिर है भारतीय प्रगतिशील संघ की स्थापना 1936 ईस्वी लखनऊ में हुई जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद रहे हैं। प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। जैसा ऐसा जीवन इस समय मानव जीवन में द्वंद्वात्मक चल रहा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही इसका आधार है। जैसा कि कहा गया है कि पंत और निराला में भी इस प्रगतिवाद के कुछ लक्षण उनकी रचनाओं में आते हैं। एक नई सोच, इसमें व्यक्तियों को कहते हैं यथार्थ दशा में, देखिए मानव को उसकी यथार्थ दशा कि क्या होना चाहिए उससे अवगत कराने की, तुम कौन हो, क्या हो और क्या कर सकते हो, इससे अवगत कराने की प्रेरणा प्रगतिवाद में ही दी जाती है। देखिए प्रगतिवाद में कुछ कवि थे जो नागार्जुन थे, युगधारा उनकी रचना थी, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली। एक थी इनकी रचना एक दंतुरित मुस्कान, जिसमें एक बालक के दंतुरित मुस्कान का वर्णन किया गया। और इसमें देखिए दिया केदारनाथ अग्रवाल की एक रचना है कहे केदार खरी खरी। और जब साहित्य अपनी प्राचीन परंपराओं, जैसे प्राचीन परंपराओं की पहले था कि धर्म ये है, पूजा पाठ ऐसे करना है, वैसा करना है, रूढ़ियाँ थी, उससे आगे बढ़कर कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ प्रगतिवादी कवियों ने कहा कि आप अपने कर्म के अनुसार किसी बाधाओं में न बंधकर, किसी परंपरा या रूढ़ियों को न मानकर आगे बढ़ने की सोचिए, अपने तरीके से करिए। वहाँ यथार्थ जीवन का ही वर्णन प्रगतिवाद में कवियों ने किया।